जैसा कि आपने कल क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी सब्सटेंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ये जो सब्सटेंसेस है किस तरह से मूवमेंट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 टाइप से होगा। नंबर फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, नंबर सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड नंबर थर्ड इज अ बल्क ट्रांसपोर्ट। तो 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यानी सब्सटेंस का आना जाना इस 3 प्रोसेस से हो सकता है। तो पहला हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन यानी सब्सटेंस का इस तरह से मूवमेंट हो कि एनर्जी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो, मतलब बिना एनर्जी का यूज किए ट्रांसपोर्टेशन होगा सब्सटेंसेस का। जनरली ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है या सब्सटेंसेस का आना या जाना जो सेल के अंदर लगा रहता है, वो प्रोसीजर 2 प्रोसीजर होंगे इसमें। एक तो होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। और इन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, तो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी गैसियस सब्सटेंसेस का या गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशंस की ओर मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जाती है, तो बाहर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा और वो बाहर से कहाँ जा रही है? लोअर, यानी अंदर इनसाइड जा रही है जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशंस की और गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। हमारे भी लंग्स में जो ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसीजर है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स का। यानी जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशंस की ओर मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। याद रखना एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। और एक हो गया डिफ्यूजन यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर से लोअर, और एक हो गया ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस भी जैसे अगर मान लीजिए कि सेल जो है वो हाइपर सॉल्यूशन में पड़ी है। हाइपर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मैंने यहाँ सब्सटेंसेस लिया और यहाँ सेल रखी, तो इसके जो बाहर जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्वेंट की वो क्या होगी? लेस, और सेल के अंदर कंसंट्रेशंस क्या होगी? हायर। यानी जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का वो कहां से होगा? सेल से आउटर यानी बाहर की तरफ होगा, जिसके अंदर जो सेल होगी वो कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। तो हाइपर सॉल्यूशन में अगर हमने सेल को रखा तो क्या होगा कि सेल के अंदर जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो हायर है और बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगर हमने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ जो कंसंट्रेशन होगी इनसाइड द सेल वो लेस होगी और बाहर जो होगी वो क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन होगी। यानी हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है आउटसाइड से यानी बाहर से कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी? स्वेल ऑन हो जाएगी, फूल जाएगी। जैसे कि आप किशमिश को पानी में भिगो दीजिए, किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर है कम। तो पानी का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ है वो आउटर से इनसाइड हुआ। और तीसरा जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखें अगर सेल को, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल कंपोजिशन होता है हायर आउटसाइड और इनसाइड।
पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो तब तक होता रहेगा जब इनसाइड और आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है जो सेल प्रोड्यूस करती है, यानी यहां पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा दूसरा आता है, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो होगा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल, जैसा हमने देखा कि पैसिव में जो सब्सटेंसेस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ जा रहे थे, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, सब्सटेंसेस कहां जाएंगे, लोअर से हायर कंसंट्रेशंस की ओर मूव करेंगे। अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है, फर्दर ऑन जब 11 के लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सिर्फ उस जगह से होगा जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है, मतलब जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटी फूटी है वहाँ से मैक्रो मॉलिक्यूल्स का यानी प्रोटीन्स का या हायर सब्सटेंस मतलब हैवी मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में भी ये दो तरह के होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि सेल के बाहर से यानी आउटर एनवायरनमेंट से किसी भी फूड सब्सटेंसेस का या किसी प्रोटीन का या मैक्रोमोलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ होगा, इनसाइड द सेल यानी सेल के अंदर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस जहां पे सेल के अंदर से सब्सटेंसेस कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे दो टर्म और आती है, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग सेल, सेल को जो खाते हैं या हैवी सब्सटेंसेस को खाते हैं उसको फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि WBC जर्म्स को ईट कर देती है, उस प्रोसेस को हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।